एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव मंच में। अगले मेहमान के साथ हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है, तो मैं चाहूंगा आप लोग जरा एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का। एक बार जरा तालियां जारी रहें। देश में पिछले 1-1.5 महीने से जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के यूं तो हर भारतवासी के मन में सिर्फ फख्र की, गौरव की भावना होनी चाहिए, और है भी, लेकिन चूंकि साथ साथ चुनाव का मौसम भी है, इसलिए उसी भावना के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल ही पूछे जा रहे हैं जिनकी शायद जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे गए। कल की ही बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष में अपनी एक और शक्ति का प्रदर्शन किया, दुनिया के एलीट 4 क्लब में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए गए। इस सब के बाद ही ये सवाल उठना शुरू, और खास तौर पर भाजपा समर्थक इस बात को उठाते हैं कि मोदी तेरे देश में दुश्मन है सियासी भेस में। प्रकाश जी, कल परसों पीछे 2 हफ्ते पहले की बात छोड़ के आज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में यह कहा है कि देश ये तय करे इन्हें सबूत चाहिए या सपूत चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के हीरो चाहिए। यह कहने की नौबत आ गई, प्रधानमंत्री को चुनाव में बोलना पड़ा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कल भारत ने क्या हासिल किया समझने जैसा है। हम धरती पर पाकिस्तान से 4 बार लड़ाई हुई और भारी साबित हुए। हम नौसेना में बहुत भारी है, और हम हवाई दल, हमारी वायुसेना कैसी है इसका अभी पिछले महीने दर्शन हुआ है। अब अंतरिक्ष बचा था, उसमें भी भारत ने अपनी पताका लहराई है। ये कल के इसका मायना है पराक्रम का, कि अंतरिक्ष में भी कोई भी सैटेलाइट हम गिरा सकते हैं तो दूसरी भी चीज गिरा सकते हैं। और इसलिए ये एक देश के गौरव का विषय था। इसमें कोई बीजेपी नहीं था, इसमें कोई वोट दो ये मुद्दा नहीं था। ये तो अपने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। लेकिन 2010 में ही सारस्वत जी ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन जी को ये कहा था कि परमिशन दे दो, नहीं मिली। अगर उस समय परमिशन देते तो 2012-13 में ही ये साबित हो जाता और हमारी क्षमता स्थापित हो जाती। लेकिन अब मोदी जी ने दिया। अब ऐसा ही हुआ 2008 में जब मुंबई पर 10 दहशतगर्दों ने हमला किया, कसाब और बाकी लोगों ने जो हमला किया और सैकड़ों लोगों की हत्या की। ऐसा आतंकवादी हमला था कि पूरा देश स्तब्ध हो गया, पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। और ऐसे हमले के बाद सेना ने उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि हमें जाकर हम आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करेंगे पाकिस्तान में, परमिशन दीजिए। लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया। अब की बार पुलवामा के बाद जब इन्होंने कहा कि उनका आतंकी शिविर भारत के खिलाफ के लिए चल रहा है तो उसको ध्वस्त करेंगे क्या, मोदी जी ने तुरंत कहा जाओ, जो करना है करो और आओ वापस। और ये जो है, ये नेतृत्व में फर्क है, और इसलिए नाज होना चाहिए। यहां कैसे पार्टी, यहां ये सोच कि भाई ये पॉलिटिकल फायदे के लिए है। पॉलिटिकल फायदा क्या है? ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और हमारे लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं और एक उत्तर देना चाहता हूं। देखो, वो कहते हैं ये तो राजनीति कर रहे, देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की। अरे वही तो हमारी पहचान है। हम भारत माता की जय जनसंघ के दिनों से बोलते थे, आज भी बोलते हैं, और कल भी कहते रहेंगे। भारत माता की जय हर सभा में कहते हैं। अब इनको किसने मना किया है बताइए मुझे। क्या ऐसा कोई नियम है कि कांग्रेस वाले भारत माता की जय ना कहे, कम्युनिस्ट ना कहे? ऐसा कोई नियम है? नियम है नहीं है। फिर भी आप नहीं कहते तो हम क्या करें? और आप किसके साथ खड़े होते हो? जिन्होंने जेएनयू में नारे दिए, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जंग चलेगी भारत के बर्बादी तक, ऐसा जिन्होंने नारा दिया उनका समर्थन आप करने गए। यही आप में और हम में फर्क है, और इसलिए देश की जनता हमारे साथ है। आपने सर पहले वक्तव्य में बहुत सारी बातें उठाई हैं, इन पर अलग अलग हम बात करेंगे, लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि ऐसा क्या हो गया हमारे देश में? इससे 2014 से पहले क्या ऐसी परिस्थितियां थी?
कभी ऐसा हुआ कि आपका पाकिस्तान के साथ कभी हमारी कोई नोकझोंक हुई हो, कभी हमारा झगड़ा हुआ हो और पूरा देश एक साथ ना खड़ा हुआ हो? आज आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक करें 2016 में, उसके बाद आप एयर स्ट्राइक कर दें, उसके बाद आप एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़ दें, कुछ हो जाए हमारे देश में ऐसा, लेकिन एक सुर में आवाज नहीं निकलती। नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। कांग्रेस के नेताओं के भाषण और बयान भारत में कम छपते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा छप रहे। अब क्या करूं, उनकी भाषा और इनकी भाषा एक हो गई। ये दुर्भाग्य है देश का, और हमें समझना चाहिए। ममता जी हो, बाकी हो, ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? आप जानकारी ले सकते हो। सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, वहां सब जानकारी और प्रेजेंटेशन दिया गया, तो वो वहां जानकारी पूछ सकते। लेकिन बाहर आके एक ही देश है, इसका ही एहसास सारे जनता के होना चाहिए। नहीं तो जनता से आप कट जाओगे, जनता से आप दूर हो जाओगे, और वैसी स्थिति हो गई है। हमारे लिए कोई आशंका मन में नहीं है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। देश प्रथम, पार्टी बाद में, और स्वयं लास्ट। यही भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। आपने खुद कहा था कि आप पर इल्जाम लगाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का आप पॉलिटिसाइजेशन करते हैं। फिर कल की घटना ले लीजिए, आपने जिन सारस्वत साहब का जिक्र किया, उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, आपकी सरकार ने आकर के इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है कि आपको किस दिन उस मिसाइल को टेस्ट करना है। आपने मिसाइल को टेस्ट किया है वोटिंग से 15 दिन पहले, और उसके बाद प्रधानमंत्री आके राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। ये राजनीतिकरण नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेट, प्रक्षेपण कैसे बालासोर से होगा, उसका बड़ा साइंस होता है। इसरो वाले तय करते हैं कि कैसे कब छोड़ सकते हैं। तो ये कोई चुनाव को देखकर नहीं करते हैं, ये हवा के अंदाज को देखकर ही किया जाता है। ये साइंस है, और ये हर बार होता है। अब हर बार संसद में उसकी न्यूज दी जाती है, और सभी मेजे थपथपा कर हम बधाई देते हैं। लेकिन मेरा तो कल मुझे ये एहसास हुआ कि आज तक जब हमने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की, तब के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्यों नहीं कहा? अटल जी ने कहा था पोखरण के बाद कि आज सुबह हमने करके दिखाया है। अरे यही तो फर्क है, जो देश ने अच्छा किया उसको अच्छा कहना, उनको बधाई देना, और वो प्रधानमंत्री द्वारा देश को समझना, ये तो सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने तो उसको कहा थिएटर डे की बधाई प्रधानमंत्री को। मोदी जी ने इसको भी कहा कि मैंने एसैट का, उन्होंने थिएटर समझ लिया। हाँ, वो सैटेलाइट का बोल रहे थे, वो सेट का समझ गए। इतना ही प्रॉब्लम हुआ उनका। अभी आप कह रहे थे ना कि पूर्व के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आकर के बड़ी उपलब्धियों का ऐलान करते थे। यही तो बात है कि मोदी जी हर चीज का ऐलान खुद ही क्यों करते हैं? डीआरडीओ के साइंटिस्ट को बैठाते, बताते वो। उनको तो उनके साथ उन्होंने अलग से चर्चा की, उनको पूरी बधाई दी, वो भी टीवी पर आया। लेकिन देश का नायक ऐसा हो कि जो देश ने जो हासिल किया है, हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे खिलाड़ी हो, हमारे किसी भी हो, और देश ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने, इसमें कोई आशंका लगाए या उस पर कोई ऑब्जेक्शन करे, ये कभी सोच भी नहीं सकते। हम नहीं कह रहे सर, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं तो ने कहा कि वो गलत प्रधानमंत्री के ऊपर तो 6 कैमरे थे और 16 साइंटिस्ट के ऊपर एक टीवी छोटा सा लगा रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। तो ये क्या है, इसी के लिए कांग्रेस आज जनता से कट गई। क्यों लोगों के मन से उतर गई? 400 सदस्य थे 84 में, और हमारे 2 थे। हम 2 से 282 हो गए, और कांग्रेस 400 से 40 क्यों हो गई? उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो उसी दिशा में और नीचे जा रहे हैं, जनता से कट रहे। उस लिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं, और उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक कह लीजिए, उनको आइडियोलॉग कह लीजिए, सैम पित्रोदा का। कुछ लोग उनको राहुल गांधी का गुरु भी कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई दुनिया कह रही है कि आपने बालाकोट में जो दावा किया वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक भारतीय नागरिक हूं, इस नाते मेरी साख गिरती है, तो सरकार मुझे जवाब दे। बताइए क्या किया? दुनिया, पहले तो बालाकोट में हमला हुआ, ये किसने बताया? भारत ने या पाकिस्तान ने? तो पाकिस्तान ने बताया पहला ट्वीट करके कि भाई हमारे एक ठिकाने पर भारत के 12 विमान आए और उन्होंने बम फेंके और हमला करके वो गए। फिर भारतीय वायुसेना ने ये कहा कि हमारे सारे बम जगह पर लगे, और फिर सैटेलाइट से पिक्चर आए कि भाई कैसे प्रिसीजन बॉम्बिंग होता है, इजराइल की इस बॉम्ब की विशेषता क्या है, और अंदर जाके कितना विनाश करते हैं, ये सब दिखाया। वहाँ कोई बचा नहीं। अनेक चैनल्स ने वहाँ के लोगों के इंटरव्यू ले। आज भी पाकिस्तान फॉरेन मीडिया को या वहाँ के मीडिया को भी वहाँ जाने क्यों नहीं दे रही है? वो इसीलिए नहीं दे रही है
क्योंकि कितनी ध्वंस हुआ और कितने शव निकाले गए ये तो उन्हीं को मालूम है, और वो बताना नहीं चाहते तो पाकिस्तान छुपाएगी, ठीक है, लेकिन भारत के लोग भी उस पर संदेह करें तो हद हो गई। सारी दुनिया ने लोहा भारत का मान चुका, पूरा दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी रही। एक भी देश ने ऐसा नहीं कहा कि आपने 12 विमान क्यों भेजे। पाकिस्तान में गए, पीओके में नहीं गए थे, पाकिस्तान में गए और हमला किया, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ हमला था, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं था। तो पाकिस्तान के यहाँ अगर 2004 में उन्होंने वचन दिया था अटल जी को कि हमारे धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं हम होने देंगे, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो भारत ने एक्शन किया और वहां जाके ध्वस्त किया। भारत के खिलाफ जो आतंक की बड़ी साजिश चल रही थी उसको ध्वस्त नष्ट कर दिया। ये काम करके दिखाया, इसीलिए देश को गौरव है, दुनिया को गौरव है। लेकिन कांग्रेस है कि जो मान, अरे भाई आप भी शामिल हो जाओ, थोड़ा क्रेडिट आपको भी, लेकिन वो लेते नहीं। अब जीएसटी के बारे में इनका क्या है प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन। जीएसटी में उनके 6 मंत्री बैठते हैं, वित्त मंत्री, 6 राज्यों में सत्ता में। तो जीएसटी का कानून सबकी राय से बना, नियम सबकी राय से बने, जीएसटी के रेट सबके नियम से तय होते हैं, सबके सहमति से तय होते हैं। वो वहां हाँ भरते हैं, हॉल में हाँ भरते हैं, बाहर आके उसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। तो ऐसा दोगलापन ये लोग नहीं सहन करेंगे, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले हमसे कहते हैं प्राइवेट में भी कि हमारे नेता कोई नहीं समझ रहा है तो हम क्या करेंगे। अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक परिवार के बाहर किसी को करेंगे तो 10,000 लोग भी कहाँ इकट्ठा होंगे, तो नहीं होंगे। इसलिए ये उनको ढोना भी पड़ता है। कभी अच्छा हुआ तो अच्छा चलता है, नहीं है तो नहीं है, तो ये अब स्थिति है। लोग बोल रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग कुछ है, कुछ लोग अभी हमारे पार्टी में आए हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप देखोगे लगभग बहुत सारे और लोग आएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। प्रकाश जी, आपकी पार्टी पर इल्जाम ये लगा, इसी से भी मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर ही बात कर रहा हूं, आपसे जिस भी आदमी ने सवाल पूछा आपने उसको एक तरीके से एंटी नेशनल कह दिया, आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के नेताओं ने। अब सैम पित्रोदा, फारूक अब्दुल्ला, दिग्विजय सिंह, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी किसी सदन में रहे हैं, इन लोगों को एंटी नेशनल कहना क्या उचित नहीं, हमने कभी एंटी नेशनल नहीं कहा। हमने कहा आशंका आपके मन में कुछ है तो भारतीय सेना है, भारतीय रक्षा मंत्रालय है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिलेगी। सभी पार्टियों को दी गई, पूरे ऑपरेशन के डिटेल्स बताए गए। लेकिन अब बम कैसे लोड होता है, कैसे फेंका जाता है, कैसे हमने गुप्त जानकारी, खुफिया जानकारी कैसे हासिल की, वहाँ कौन हमारे थे और किसने हमें ये सारी जानकारी दी, कौन कौन मौजूद है, कौन कैसे भारत के विरोध का एजेंडा है और कैसे ये स्पेशल कैंप फॉर एंटी इंडिया ऑपरेशन किया है, ये किसने दिया, ये थोड़ी जानकारी किसी को देते हैं। अरे देश पर, सेना पर तो भरोसा करो, वायुसेना पर तो भरोसा करो। उन्होंने अगर कहा कि हमारे बम निशाने पर लगे और हमने लक्ष्य हासिल किया है, जो हमारा उद्देश्य था वो हमने हासिल किया है, तो इस पर भी जो विश्वास नहीं रखते लोग कुछ कहते हैं। हमने किसी को कोई सर्टिफिकेट उल्टा या सीधा नहीं दिया। हमने ये कहा कि जनता से कटो मत, देश के मूड के साथ आप चलो। आपका भी श्रेय है, क्योंकि देश के सभी लोगों का ये श्रेय है। अच्छा, उनका भी ये कहना है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक बार प्रधानमंत्री सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाते और बताते, प्रधानमंत्री ने नहीं किया? नहीं, बैठा ऐसा है, उसकी एक तरीका होता है कि सभापति और बुलाते हैं, और सरकार ने भी बुलाई बैठक, और सभी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 2 बार बैठकें हुई और सभी को जानकारी दी गई थी और इसमें खुली चर्चा हुई। तो किसी के मन में आशंका रहने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल आपके बीच में से? जी जी, सर को दे दीजिए पहले, वो ग्रीन जैकेट। नमस्ते सर, मेरा नाम कुमार राम कृष्णन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाते हैं हम सर। जी सर, 1914 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन में आते थे जी, और उस समय के MHRD मिनिस्टर का बड़ी आलोचना किया करते थे। हम लोग बड़ी खुश होते थे, इवन कांग्रेसी शिक्षक भी खुश होते थे, जो उस समय सरकार की नीति थी, ना तो प्रमोशन ना तो अपॉइंटमेंट। आप 5 साल रहे सर, एक टीचर का ही प्रमोशन नहीं हुआ, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई सर। मैं आपका तारीफ कैसे करूं सर? बताओ। पहला चीज सर,
दूसरा चीज सर, इवन तो पीबीसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वीसी का अपॉइंटमेंट रुका हुआ है, वो अलग चीजें हैं सर। दूसरा चीज सर, 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर की समस्या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है सर, स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों? कि वहाँ सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जिस तरीके का जातिवाद है, जिस तरीके का करप्शन है, उसको रोकने का एकमात्र तरीका था कि आप सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते, और एक जगह अगर अपॉइंटमेंट होती तो न 13 पॉइंट की जरूरत थी, न 200 पॉइंट की जरूरत थी। आपका 5 साल उसमें निकल गया सर, आपने उस पर भी कुछ नहीं किया। हम लोग भी सर प्रमोशन के इंतजार में रह गए और अपॉइंटमेंट के इंतजार में रह गए। ऐसा है, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर में भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की भूमिका एकदम स्पष्ट थी। जो 200 पॉइंट रोस्टर चल रहा था वही करेक्ट है, उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को न्याय मिलता है और आरक्षण की पूरी सीटें भरती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उल्टा निर्णय दिया। एक कोई प्राइवेट व्यक्ति गया था तो उनके पक्ष में निर्णय देते हुए ये बदल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेड किया, तो हम उसके खिलाफ एसएलपी किया, सारी स्थिति बताई, फिर रिव्यू पिटीशन किया। जब नहीं हुआ तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी और इसलिए हमने तुरंत ऑर्डिनेंस निकाल के यह सामाजिक न्याय स्थापित किया। और उसके साथ साथ और भी एक निकाला कि आर्थिक यानी सवर्णों को भी, एक गरीब जो लोग होते हैं उसमें जिनको आरक्षण नहीं मिलता, ऐसे सभी वर्गों के गरीबों के लिए भी 10% कोटा ईबीसी के बैकग्राउंड पर दे दिया, आर्थिक आधार पर दे दिया। ये भारत के संविधान का पहली दफा इस तरह का आरक्षण आया है, तो ये भी हमने करके दिखाया। तो तीसरी बात हमने की है, उसके लिए 25% सीटें बढ़ाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बढ़ेगी और 25% इसी साल से बढ़ रही है, और उसके लिए जो भी पैसा है वो भी मुहैया कराया है। अब जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, मैं आज आप मुझे मिलने आओ, क्योंकि ये प्रसंग एक एक यूनिवर्सिटी में क्या चला है ये बताने का नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पिछले 1 साल को हमने ही रोकी थी जब ये विवाद चल रहा था रोस्टर का, क्योंकि सबकी मांग थी, देश की मांग थी, संसद की मांग थी। लेकिन उसके पहले भी नियुक्तियां हुई और जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया हमने दूसरे ही दिन आदेश जारी किया कि सब जगह पूरी भर्ती जोर से शुरू करे और सभी इस नियम के अनुसार करे। ये हमने तुरंत काम शुरू किया है। दिल्ली में कोर्ट में भी मसला गया, कोर्ट ने भी मॉनिटरिंग शुरू किया। दिल्ली में मोस्ट अनफॉर्चुनेट है कि लगभग 8-9 हज़ार टेम्पररी प्राध्यापक ये गए थे, टेम्पररी प्राध्यापक रहे हैं एडहॉक, और एडहॉक की समस्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है। बाकी 900 विश्वविद्यालय देश में है, वहाँ ऐसी कहीं समस्या नहीं है। दिल्ली को जिस तरह से पैम्पर करके और विचित्र रखा था, हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 1 साल के अंदर आप देखोगे कि सारी की सारी भर्तियाँ परमानेंट हो जाएगी और उसके साथ प्रमोशन भी होंगे, क्योंकि ये बीच में एक रुकावट आई रोस्टर की और वो निर्णय कोर्ट का वो बदल दिया है और इसलिए अब कोई मुद्दा रहा नहीं, बचा नहीं। अच्छा मंत्री जी सामने, इसलिए मैं आपको कोई भी सवाल पूछने से रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर टॉपिक के इर्द गिर्द आपके सवाल हो तो बेटर है, पूछिए। जी, मैं आपका ध्यान क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना मुश्किल होता था और जॉब लेना आसान था। अब ये उल्टा हो गया है, डिग्री लेना आसान है, जॉब लेना मुश्किल है। और हमारे लाखों बच्चे यूएसए में जाते हैं, जितने खर्चे पे वहाँ जाते हैं उसी खर्चे से हर साल हम आईआईटी और एम्स और इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो क्यों ना हम क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लगा, आपने देखा होगा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की रोज की चिंता एजुकेशन है। 30 करोड़ छात्र है, 1 करोड़ शिक्षक प्राध्यापक है, 50 करोड़ एक्टिव पेरेंट्स है, 20 करोड़ एक्टिव ग्रैंड पेरेंट्स है, मैं भी हूं। तो ये सब 100 करोड़ लोग देश में शिक्षा से सीधे जुड़े हैं। रोज शिक्षा की उनके घर में चर्चा होती है, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनता। मुझे तो उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर लोग वोट करेंगे, वो सबसे अच्छा दिन होगा। यही भारत की मैच्योर लोकतंत्र का एक सही मुकाम होगा और मुझे विश्वास है आने वाले 1-2 चुनाव में ये आएगा
और हमारा सारा प्रयास पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आउटकम बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट ऑल लेवल्स, इसके इतने प्रयोग किए, इतनी सफलता हासिल की है। लेकिन शिक्षा में सफलता जैसे लाइट लगा आज तो बटन दबा और लाइट लगा, ऐसा नहीं होता। उसको मैच्योर होने को भी 5-7 साल लगते हैं, इसीलिए तो दूसरी टर्म मांग रहे हैं। अच्छा सर, आपकी सरकार ने कई अभियान चलाए। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, मेक इन इंडिया अभियान चलाया, स्टैंड अप अभियान चलाया। आते आते चौकीदार अभियान क्यों चला दिया? लोगों ने चलाया। जब इन्होंने, क्या है, कांग्रेस की मानसिकता देखो, वो गरीब का अपमान करते हैं। मणिशंकर अय्यर ने पिछले चुनाव में कहा कि चाय वाला वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अरे उसको ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक चाय का स्टॉल खोलने की परमिशन हम देंगे, ये बोला था। गरीब के लिए कांग्रेस की ये सोच है। फिर उन्होंने बीच में पकोड़े वाले का, रोजगार की जब चर्चा हुई तो पकोड़े का विषय निकला, तो पकोड़े वाले का भी ऐसा उपहास किया, इस तरह से मजाक उड़ाई कि उसको वो सही नहीं मानते हैं। और अब चौकीदार, यानी चौकीदार हो, पकोड़े वाला हो, चाय वाला हो, जो भी गरीब है उसका अपमान करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। कौन है चौकीदार, कौन है चाय वाला, कौन है पकोड़े वाला? अपनी मेहनत से अपनी जीवन का यापन करता है और अपने मेहनत से, स्वाभिमान से जीता है। लेकिन कांग्रेस वाले को जीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको जीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत का पैसा उनको मिलता है। इसलिए वो ऐसे मजाक उड़ाते हैं और देश ने इसलिए विरोध किया और एक अभियान तैयार हुआ, मैं भी चौकीदार हूं, देश के प्रगति का मैं भी छोटा भागीदार हूं, मैं भी एक चौकीदार हूं। ये जो शुरू हुआ वो इसलिए शुरू। प्रधानमंत्री, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या धमका रहे हैं क्या विपक्ष को? उन्होंने आज कहा चौकीदार हूं, गिन गिन के चुन चुन के हिसाब लूंगा, सबका हिसाब होगा। चौकीदार का काम है चोरों को भगाना और भागे हुए चोरों को लाना, और करेंगे दोनों। आपने देखा आज क्या क्या हो रहा है। मिशेल आ गया, तलवार आ गए, सक्सेना आ गया, सेनेगल में वो एक स्कैम के आरोपी वो पकड़े गए, नीरव मोदी आज जेल में है, प्रत्यार्पण मल्ल्या का हो गया है, अब उसको केवल वापस आना है, उसका अपील खत्म हो जाएगा और वो भी आएगा। सभी गुनहगारों को जिन्होंने देश को लूटा उनको लाएंगे, और जो देश में है लुटेरे उनको भी भगाएंगे। ये भगाएंगे यानी बाहर नहीं, जेल में डालेंगे, ये हम करने वाले हैं, ये निश्चित हो। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग गई आपको जागने के लिए? देखो, 4 कानून बदलने पड़े। कांग्रेस ने बेनामी प्रॉपर्टी कानून 20 साल पहले किया, लेकिन उसका कभी नियम ही नहीं बनाया, उसको लागू ही नहीं किया, केवल दिखावे के लिए एक कानून बनाया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। हमने उसके नियम बनाए, सर्वसम्मति से पास हो गया, आज अमल शुरू हो गया। आज जो नीरव मोदी या मल्ल्या की सारी संपत्ति विदेशों में भी जब्त हो रही है, वो क्यों? क्योंकि हमने एक कानून तैयार किया, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स लॉज, और वो बाकी दुनिया के सारे कोर्टों ने भी मान लिया। इसीलिए तो प्रत्यार्पण हो रहा है, इसीलिए तो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी वहां हो रही है। तो ये जो सब बदलाव आया, उसके लिए कानून बनाने पड़े, उसके लिए 2-3 साल लगे। उसमें भी राज्यसभा में ये चलने नहीं देते थे, फिर भी हमने किया और उस पर सख्ती से कार्रवाई की। पहले तो उनका दाना पानी बंद किया, पहले तो उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ शुरू की। कांग्रेस के राज में वो भागे नहीं, उसका सीधा कारण है, कांग्रेस में ही उनको प्रश्रय मिलता था, कांग्रेस के जमाने में उनको संरक्षण मिलता था, और कांग्रेस उनको कर्जा भी देती थी और संरक्षण भी देती थी। हमने कर्जा भी रोका और संरक्षण भी निकाला, तब वो भाग गए, लेकिन वापस ला रहे। अच्छा सर, ये बता दें एक बार कि इस चुनाव में अब मुख्य मुद्दा या सेंट्रल थीम क्या बनती जा रही है? जब छापे पड़ रहे थे, जब विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन की वहां पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी कार्रवाई करी, तो लग रहा था भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा बनने जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो हुआ, अब लगा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को कैसे नोट दे के लुभाया जाए, वो मुद्दा बन जाए। आपने साल के 6,000 रुपये किसानों को देने की बात की, राहुल गांधी ने 6,000 रुपये महीने में, हर महीने एक परिवार को 6,000 रुपये देने की बात कर दी है। ऐसा है, पहले तो 6,000 की बात 1 मिनट में कहूं, जिसको सत्ता में आना ही नहीं है वो 60,000 रुपये गए, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब थोड़ा ही है। हमने 3 करोड़ किसानों के 12 करोड़ को देना है, लेकिन राज्यों से वेरीफाई होकर सूची आने में कांग्रेस वालों ने सहयोग नहीं दिया। फिर भी
3 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहली किस्त गई, दूसरी किस्त अप्रैल में जाएगी। और ये हमारा किसान वेलफेयर प्रोग्राम चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं, 10 साल कंटिन्यूअस चलने वाला कार्यक्रम है। इनपुट की मदद है और इसके लिए ये एक एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है। दूसरा, कांग्रेस ने जहां आपने मुद्दा क्या है, मुद्दा है लोग पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शन। यानी कॉरपोरेशन का चुनाव है तो अलग विचार करते हैं, विधानसभा का है तो अलग विचार करते हैं, लोकसभा का है तो अलग विचार करते हैं। अब का देश में एक ही मुख्य सवाल है कि देश को आगे लेकर कौन जाएगा, कौन देश का विकास करेगा, कौन देश की तरक्की करेगा। और 50 साल के रिकॉर्ड के बाद आज लोगों को पता है और लोगों का एक ही उत्तर है कि मोदी मोदी मोदी, इससे यही देश की तरक्की करेगा। कौन सामने नेता है? एक तो राहुल गांधी, ऐसे राहुल गांधी कोई है नहीं भाई, वो कांग्रेस वाले भी नहीं कहते, आप क्यों कह रहे हो? कांग्रेस वाले भी नहीं कहते, किसी को विश्वास नहीं। एक अच्छा हुआ, एक चैनल ने जाके मुंबई के सारी महिलाएं खड़ी थी, उनको पूछा उन्होंने, और मैंने खुद सुना है इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने पूछा कि भाई मोदी जी की सरकार आई, आपकी सारी मांगे पूरी हुई क्या? बोली नहीं, सभी मांगे नहीं पूरी हुई। क्या बचा? उन्होंने कहा 1-2 मांगे कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है बोले, तो फिर इस बार आपकी मांगे मान्य नहीं हुई तो आप किसको वोट देंगे? नहीं, बोले वोट तो हम मोदी को ही देंगे। क्यों? बोले भाई दूसरे का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज देश हंस रहा है, कल दुनिया हंसेगी। ये मुंबई के महिलाओं ने उत्तर दिया टीवी पर। मैं टीवी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड। लेकिन सर, इन्हीं राहुल गांधी की अध्यक्षता में आप अभी 3 चुनाव हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के। चले, आप उसकी वजह आप बता सकते हैं, उस पर बहुत विश्लेषण हो जाएगा, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन वहां क्या किया था उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर दूंगा और एमएसपी बढ़ा करके दूंगा। वो कहते हैं मैंने किया, लोगों ने अब किया या नहीं किया वो भी छोड़ दें, लोगों ने यकीन करके कम से कम वोट तो दे दिया। 1 मिनट, अब वो कह रहे हैं 6,000 रुपया महीना दूंगा। अभी तीनों राज्यों में ये बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक और पंजाब में भी आया। जैसे तेजाब का गाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे बोले वो, वैसे बोले 10 और 10 दिन में कर्जा माफ। पंजाब में 2 साल हुए, 90,000 करोड़ का कर्जा है, केवल 5,500 करोड़ दिए हैं। राजस्थान में 100 दिन हो गए, अभी एक भी पैसा राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल बैंक का कर्जे का नहीं दिया है, केवल 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वहां 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस तरह से कर्नाटक में, तो ये बोलने की बात अलग है और करने की अलग है, ये लोगों को पता चला, इसलिए लोग ज्यादा ही जागरूक हो गए। देखो, राष्ट्रीयकरण क्यों किया था बैंकों का? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मैं भी राष्ट्रीयकृत बैंक में नौकरी करता था, तब ये नारा था कि गरीब के लिए अब बैंकों के दरवाजे खुल गए हैं। 45 साल हुए, लेकिन 35 करोड़ लोगों के अकाउंट नहीं खोले थे। 45 साल जो नहीं हुआ वो हमने 45 महीने में करके दिखाया और 35 करोड़ लोगों के खाते खोले। ये कमाई है, ये काम है, और इसलिए बैंकिंग उनके दरवाजे तक पहुंचाया। ये इस तरह से काम किए, इसलिए लोग मोदी जी में विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का कि भाई पहली भारत की सरकार है कि 5 साल होने के बाद भी एक भी मंत्री पर या सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी कमाई है। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी मुंदड़ा कांड और बाकी सब हुए स्कैम, तो वो सामने आ गए थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए लोग अच्छा कौन है, अच्छा सरकार कौन देगा, इफेक्टिव सरकार कौन देगा, सुरक्षा कौन देगा। और आज भारत को यकीन हो गया बालाकोट के बाद और कल के शक्ति के बाद भी कि देश सुरक्षित हाथों में है। और इसलिए जहां भी हम जाते लोग कहते फिर एक बार मोदी सरकार। ये सब जगह यही नारा है। उनको अब मुझे किसी ने पूछा कि अगले चुनाव में फिर क्या नारा दोगे, मैंने कहा बार बार मोदी। अब ऐसा है, वो केजरीवाल जी इसीलिए शायद कह रहे हैं आपकी बात से डर करके कि इस बार अगर मोदी जी आ गए तो देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। अब तो कमाल हो गया, 2014 में हम सरकार में आए और 2019 में चुनाव हो रहा है।
चुनाव 5 साल के बाद इस देश में होते रहे। किसने चुनाव टाले थे? 76 में कांग्रेस ने। 71 में चुनाव हुआ था, 76 में होना ड्यू था। हम इमरजेंसी उन्होंने थोपी और सारे संविधान की धाराएं समाप्त कर दी और चुनाव 76 में नहीं हुआ। तो ये काम कांग्रेस का है, हमारा नहीं। हम तो हर 5 साल में चुनाव करेंगे, हर 5 साल में लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे। हाँ, इनके लिए एक मुझे कांग्रेस के दूसरे पार्टी के विपक्षी दल के नेता है, उन्होंने मुझे पिछली बार चुनाव के बाद तुरंत कहा था, आपने हमें कम से कम 15 साल के वनवास में, 14 साल के वनवास में तो भेज ही दिया है। ये उन्होंने कहा, किसी किसी को सच बोलने का ये होता है। ये कांग्रेस के नेता ने आपको बोला कि 15 साल के लिए वनवास हमारा हो गया। सर, एक शब्द जो है इसमें मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, यानी मीडिया की, कि हम बड़ी आसानी से किसी के कदम को गेम चेंजर कह देते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह देते हैं कि इस विषय ने जो है अब चुनाव पलट के रख दिया, अपने सर पे खड़ा कर दिया है। कोई मास्टर स्ट्रोक है इस चुनाव में किसी का, आपकी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक? मुझे लगता है किया हुआ काम, सोना जो होता है उसको अलग से इश्तेहार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद स्वयं चमकता है। जिसका नहीं है उसको इश्तेहार देना पड़ता है और वो फिर प्रॉब्लम होता है। ये हमने देखा है और इसलिए हमने अच्छा काम किया है। उसी काम के आधार पर, विकास के वादे के साथ, आगे बढ़ने के वादे के साथ और गरीब जनता का एम्पावरमेंट करके, देश का देखो 11वां नंबर था अर्थव्यवस्था में दुनिया के, आज 6ठा नंबर हो गया, उसको 4थे स्थान पर ले जाते हैं। तब देश की गरीबी नष्ट करने, समाप्त करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन सरकार के पास आते हैं और उससे देश की तरक्की होती है। हम समृद्धि बांटते हैं, वो गरीबी बांटने में विश्वास करते हैं। यह हम दोनों विचारधाराओं में फर्क है और इसी का लोग स्वीकार करेंगे। और जैसे मैंने कहा, तरक्की कौन करेगा, सुरक्षित कौन करेगा, अच्छा ईमानदार नेतृत्व तो कौन देगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आप जमीनी हकीकत नहीं पहचान रहे हैं, आप अंडर करंट नहीं पढ़ रहे हैं। नौकरियां आपके राज्य में नहीं बढ़ी, नौकरियां घट गई, 45 साल में सबसे कम नौकरी, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। मैं सिर्फ जो वो आंकड़े पेश करते हैं, कुछ अखबारों में छपते हैं, वो कह रहा हूं। वर्क फोर्स आपने घटा दी है, इस सब के बावजूद भी इतना आत्मविश्वास कैसे? आपने स्मॉल सेक्टर खत्म कर दिया जीएसटी से, नोटबंदी से। ये सच नहीं है। स्मॉल सेक्टर कितना बढ़ा, रोजगार भी कैसे बढ़ा? अरे भाई, अगर सचमुच में सबसे बड़ी बेरोजगारी होती तो देश में कितनी अशांति होती। साउथ अफ्रीका में देखा, ब्राजील में देखा, वेनेजुएला में देखा, सब जगह दुनिया में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर जाती है तो देश कैसे होता है। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि काम है, यहाँ प्रॉब्लम एक ही था और जो हम रिपेयर कर रहे हैं कि जिसको रोजगार मिला उस रोजगार का मैपिंग होने की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको पता है, दिल्ली शहर में आज लगभग 50 लाख परिवार है, लेकिन 50 लाख परिवार में एनएसएसओ का डाटा 1000 परिवार में भी नहीं जाते हैं और उसके वो मापन करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी तरीका बदल के हर एक नौकरी, अगर एक वर्ष में 70 लाख से ज़्यादा ईपीएफ को अकाउंट पिछले 1 साल में खुले हैं तो नई नौकरियां लगे बिना थोड़ा ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलता है। कोई भी जाके नहीं खोल सकता कि मेरा प्रोविडेंट फंड खोलो, नहीं खोल सकता। तो इसलिए ये नौकरियां लगती है, उसी का ये परिणाम है। आज मैं उस सारे चर्चा में नहीं जाऊंगा। एक कहूंगा कि देश की तरक्की, कांग्रेस ने देश को विनाशकारी अर्थनीति दी, कांग्रेस ने किसान को ये किसान की आत्महत्या ये कांग्रेस की देन है। और बेरोजगारी, मेरा पॉलिटिकल जीवन भी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करके शुरू हुआ। हमने बहुत देश भर में आंदोलन किए क्योंकि बेरोजगारी का मूल भारत की एक कुंठित अर्थव्यवस्था थी। आज वो अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, तब सारे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, रोजगार का भी होता है और ये मैपिंग भी ठीक होगा और सही आंकड़े आपको हर महीने के आते जाएंगे जैसे अमेरिका में है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने, आपने कहा देश को तबाह कर दिया, कांग्रेस पार्टी को कभी देश की कमान नहीं मिलनी चाहिए, तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, केसीआर बन जाए, चंद्रबाबू नायडू बन जाए, मायावती बन जाए, वो चलेंगे? ऐसा है, दिन में ख्वाब देखने को लोकतंत्र में पाबंदी नहीं है, वो देख सकते हैं। उनका आनंद 23 तारीख को खत्म होगा, 23 मई को, तो 40 दिन अभी बचे हैं या
2 महीने बचे हैं, तो मैं उनका आनंद अभी क्यों छीन लूं? लेट देम एंजॉय। सर ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं ना, लेकिन देश के अंदर गुजराल साहब बने हैं, ऐसा ही न चंद्रशेखर साहब होने बने के हैं। लिए लोग मोदी जी को दे रहे वोट। लोग पूर्ण बहुमत से सरकार क्यों बना रहे हैं, उनको फायदा समझ में आया। क्या हुआ गुजराल के समय, क्या हुआ वीपी से, क्या हुआ चंद्रशेखर जी के समय, चरण सिंह के समय, देवेगौड़ा के समय। चारों सरकारें कांग्रेस के सपोर्ट से रही और एक एक साल में कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ किया और देश में अस्थिरता रही और देश में एक तरह से अनार्की हो गई। इससे बचने के लिए ही पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और एनडीए की मजबूत सरकार आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। नहीं आई तो क्या आपके समर्थन से कोई सरकार बन सकती है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हमारे जनता भी हमारे साथ है, लोग विकास चाहते हैं और लोग हमें ही मोदी जी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए सरकार आएगी। पिछले बार से भी थोड़ी ज्यादा सीटें आएगी और उसको लेकर हम एक अच्छी सरकार देंगे। सर कैसे आएगी? ये सवाल मैं तो जो मेहमान आता है राजनीति का उससे पूछता हूँ, कैसे आएंगी 282 से ज्यादा? ये बात समझाइए, थोड़ा गणित तो हमको समझाइए। बताता हूँ। हर जगह 100 में से 100 नंबर मिल गया जब आपको 2014 में। क्यों मिलना गुना थोड़ा ही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 100% होता ही है। नहीं सर, लेकिन 100 में तो से 110 तो नहीं मिलता। 100 में से 110 तो नहीं मिल सकता। नहीं, तो हमें 100 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम ये बताते हैं। पहले तो कहाँ बढ़ेगा? बीजेपी का बेस जहां पहले कम मिले थे, ओडिशा में हमें 1 MP था। इस बार देखो 15 नहीं आएंगे तो हम आपसे बताएंगे कि ऐसा नहीं क्यों हुआ, लेकिन होगा तो वह बढ़ रहे। फिर हमारा तमिलनाडु में नया अलायंस हुआ है, हमारा 1 ही MP था, वो भी बढ़ रहे हैं। फिर बंगाल में जहां हमारे 2 ही MP थे, वहां हमारे 12 से 22 तक कुछ भी MPs आएंगे, यह आज सब मान रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां हमारे 8 ही MP थे, वहां हम 22 MP जीत रहे हैं। ये सब जगह केरला में भी खाता खोलेंगे तो जहां हमें नहीं मिला था वहां पाएंगे। और अभी अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारी सरकार नहीं बनी, आधा % का ही अंतर रहा, लेकिन नहीं बनी, वहां भी हम पुराने रिकॉर्ड को कायम करते हुए सारी सीटें जीतेंगे, ये मुझे पूरा मैं तो आपको बात बताता हूँ शरद पवार की, आपके स्टेट से आते हैं और उनका भी नाम चल रहा है कि अगर दाव लग गया तो वो भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात तय है, बीजेपी की 80 सीट कम से कम होंगी। 40 सीट आप यूपी में खोएंगे कम से कम, और 40 सीटें उन राज्यों में जहां आप कांग्रेस पार्टी के साथ सीधे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के अंदर हैं। तो आ गए आप सीधे 200 के ऊपर, बना लीजिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये क्लब 200 बोलते हैं जिसको, ये ऐसी हवा तो 2014 में भी थी। बताओ कहाँ आएंगे, बताओ कहाँ आएंगे, आ गए 282 हो गए। इस बार भी 300 के पार, ये आप समझ लीजिए। एक आखिरी सवाल ऑडियंस में दीजिए, वानखेड़े जी को दीजिए। ये आपके स्टेट के हैं इसीलिए ये प्रिविलेज इनको। नहीं, ये मध्य प्रदेश के भी है। प्रकाश जी, मेरा सवाल फिर एयर स्ट्राइक को लेके है। जब एयर स्ट्राइक हुई तो शायद ही देश का कोई ऐसा विपक्ष था जो सरकार के साथ खड़ा नहीं था। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबने बधाई दी। कंट्रोवर्सी तब से चालू हो गई जब आपके स्पोक्स पर्सन ने पहला ट्वीट करके बोला 400 लोग मारे गए। उसके बाद एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा 350। आपके अध्यक्ष ने कहा 200 लोग मारे गए। उसके बाद कलकत्ता में एक आपका मंत्री बोलता है कैबिनेट, हमने तो लोग मारने गए नहीं थे, हमने तो हुल देने गए थे। उसके बाद एयरफोर्स ने क्लियर किया कि हमने टारगेट अचीव किया, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी तब हुई जब लाशें गिनने का नंबर मार्केट में बीजेपी की तरफ से आया। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव मंच में। अगले मेहमान के साथ हमारी चर्चा शुरू होने जा रही है, तो मैं चाहूंगा आप लोग जरा एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का। एक बार तालियां जारी रहें। देश में पिछले 1-1.5 महीने से जो माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के यूं तो हर भारतवासी के मन में सिर्फ फख्र की, गौरव की भावना होनी चाहिए और है भी, लेकिन चूंकि साथ साथ चुनाव का मौसम भी है, इसलिए उसी भावना के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल ही पूछे जा रहे हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगे गए,
कल की ही बात करें तो भारत ने अंतरिक्ष में अपनी एक और शक्ति का प्रदर्शन किया, दुनिया के एलीट 4 क्लब में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए गए। इस सब के बाद ही ये सवाल उठना शुरू हुआ, खास तौर पर भाजपा समर्थक इस बात को उठाते हैं कि मोदी तेरे देश में दुश्मन है सियासी भेस में। प्रकाश जी, कल परसों पीछे 2 हफ्ते पहले की बात छोड़ के आज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में यह कहा है कि देश ये तय करे इन्हें सबूत चाहिए या सपूत चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के हीरो चाहिए। ये कहने की नौबत आ गई, प्रधानमंत्री को चुनाव में बोलना पड़ा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कल भारत ने क्या हासिल किया समझने जैसा है। हम धरती पर पाकिस्तान से 4 बार लड़ाई हुई और भारी साबित हुए। हम नौसेना में बहुत भारी है और हम हवाई दल, हमारी वायुसेना कैसी है इसका अभी पिछले महीने दर्शन हुआ है। अब अंतरिक्ष बचा था, उसमें भी भारत ने अपनी पताका लहराई है। ये कल के इसका मायना है पराक्रम का कि अंतरिक्ष में भी कोई भी सैटेलाइट हम गिरा सकते हैं तो दूसरी भी चीज गिरा सकते हैं। और इसलिए ये एक देश के गौरव का विषय था। इसमें कोई बीजेपी नहीं था, इसमें कोई वोट दो ये मुद्दा नहीं था। ये तो अपने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। लेकिन 2010 में ही सारस्वत जी ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन जी को ये कहा था कि परमिशन दे दो, नहीं मिली। अगर उस समय परमिशन देते तो 2012-13 में ही ये साबित हो जाता और हमारी क्षमता स्थापित हो जाती। लेकिन अब मोदी जी ने दिया। अब ऐसा ही हुआ 2008 में जब मुंबई पर 10 दहशतगर्दों ने हमला किया, कसाब और बाकी लोगों ने जो हमला किया और सैकड़ों लोगों की हत्या की। ऐसा आतंकवादी हमला था कि पूरा देश स्तब्ध हो गया, पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। और ऐसे हमले के बाद सेना ने उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि हमें जाकर हम आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करेंगे पाकिस्तान में, परमिशन दीजिए। लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया। अब की बार पुलवामा के बाद जब इन्होंने कहा कि उनका आतंकी शिविर भारत के खिलाफ के लिए चल रहा है तो उसको ध्वस्त करेंगे क्या, मोदी जी ने तुरंत कहा जाओ, जो करना है करो और आओ वापस। और ये जो है ये नेतृत्व में फर्क है और इसलिए नाज होना चाहिए। यहां कैसे पार्टी, यहां ये सोच कि भाई ये पॉलिटिकल फायदे के लिए है। पॉलिटिकल फायदा क्या है, ये तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है और हमारे लिए सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं और एक उत्तर देना चाहता हूं। देखो, वो कहते हैं ये तो राजनीति कर रहे हैं देशभक्ति की या राष्ट्रवाद की। अरे वही तो हमारी पहचान है। हम भारत माता की जय जनसंघ के दिनों से बोलते थे, आज भी बोलते हैं और कल भी कहते रहेंगे। भारत माता की जय हर सभा में कहते हैं। अब इनको किसने मना किया है बताइए मुझे। क्या ऐसा कोई नियम है कि कांग्रेस वाले भारत माता की जय ना कहे, कम्युनिस्ट ना कहे? ऐसा कोई नियम है? नियम है नहीं है। फिर भी आप नहीं कहते तो हम क्या करें? और आप किसके साथ खड़े होते हो? जिन्होंने जेएनयू में नारे दिए भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जंग चलेगी भारत के बर्बादी तक, ऐसा जिन्होंने नारा दिया उनका समर्थन आप करने गए। यही आप में और हम में फर्क है और इसलिए देश की जनता हमारे साथ है। आपने सर पहले वक्तव्य में बहुत सारी बातें उठाई हैं, इन पर अलग अलग हम बात करेंगे। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि ऐसा क्या हो गया हमारे देश में, इससे 2014 से पहले कैसी परिस्थितियां थी? कभी ऐसा हुआ कि आपका पाकिस्तान के साथ कभी हमारी कोई नोकझोंक हुई हो, कभी हमारा झगड़ा हुआ हो और पूरा देश एक साथ ना खड़ा हुआ हो? आज आप आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक करें 2016 में, उसके बाद आप एयर स्ट्राइक कर दें, उसके बाद आप एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़ दें, कुछ हो जाए हमारे देश में ऐसा, लेकिन एक सुर में आवाज नहीं निकलती। नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। कांग्रेस के नेताओं के भाषण और बयान भारत में कम छपते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा छप रहे। अब क्या करूं, उनकी भाषा और इनकी भाषा एक हो गई। ये दुर्भाग्य है देश का और हमें समझना चाहिए। ममता जी हो, बाकी हो, ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? आप जानकारी ले सकते हो। सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, वहां सब जानकारी और प्रेजेंटेशन दिया गया, तो वो वहां जानकारी पूछ सकते। लेकिन बाहर आके एक ही देश है, इसका ही एहसास सारे जनता को होना चाहिए
नहीं तो जनता से आप कट जाओगे, जनता से आप दूर हो जाओगे, और वैसी स्थिति हो गई है। हमारे लिए कोई आशंका मन में नहीं है, चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। देश प्रथम, पार्टी बाद में, और स्वयं लास्ट, यही भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है। आपने खुद कहा था कि आप पर इल्जाम लगाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का आप पॉलिटिसाइजेशन करते हैं। फिर कल की घटना ले लीजिए, आपने जिन सारस्वत साहब का जिक्र किया, उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, आपकी सरकार ने आकर के इस प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। लेकिन ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है कि आपको किस दिन उस मिसाइल को टेस्ट करना है। आपने मिसाइल को टेस्ट किया है वोटिंग से 15 दिन पहले, और उसके बाद प्रधानमंत्री आके राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। ये राजनीतिकरण नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डेट प्रक्षेपण कैसे बालासोर से होगा उसका बड़ा साइंस होता है। इसरो वाले तय करते हैं कि कैसे कब छोड़ सकते हैं, तो ये कोई चुनाव को देखकर नहीं करते हैं, ये हवा के अंदाज को देखकर ही किया जाता है। ये साइंस है, और ये हर बार होता है। अब हर बार संसद में उसकी न्यूज दी जाती है और सभी मेजे थपथपा कर हम बधाई देते हैं। लेकिन मेरा तो कल मुझे ये एहसास हुआ कि आज तक जब हमने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की, तब के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्यों नहीं कहा? अटल जी ने कहा था पोखरण के बाद कि आज सुबह हमने करके दिखाया है। अरे यही तो फर्क है, जो देश ने अच्छा किया उसको अच्छा कहना, उनको बधाई देना, और वो प्रधानमंत्री द्वारा देश को समझना, ये तो सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने तो उसको कहा थिएटर डे की बधाई प्रधानमंत्री को। मोदी जी ने इसको भी कहा कि मैंने एसैट का, उन्होंने थिएटर समझ लिया। हाँ, वो सैटेलाइट का बोल रहे थे, वो सेट का समझ गए, इतना ही प्रॉब्लम हुआ उनका। अभी आप कह रहे थे ना कि पूर्व के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आकर के बड़ी उपलब्धियों का ऐलान करते थे। यही तो बात है कि मोदी जी हर चीज का ऐलान खुद ही क्यों करते हैं? डीआरडीओ के साइंटिस्ट को बैठाते बताते वो। उनको तो उनके साथ उन्होंने अलग से चर्चा की, उनको पूरी बधाई दी, वो भी टीवी पर आया। लेकिन देश का नायक ऐसा हो कि जो देश ने जो हासिल किया है, हमारे वैज्ञानिक हो, हमारे खिलाड़ी हो, हमारे किसी भी हो, और देश ने जो कामयाबी हासिल की है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने, इसमें कोई आशंका लगाए या उस पर कोई ऑब्जेक्शन करे, ये कभी सोच भी नहीं सकते। हम नहीं कह रहे सर, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं तो ने कहा कि वो गलत प्रधानमंत्री के ऊपर तो 6 कैमरे थे और 16 साइंटिस्ट के ऊपर एक टीवी छोटा सा लगा रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। तो ये क्या है, इसी के लिए कांग्रेस आज जनता से कट गई। क्यों लोगों के मन से उतर गई? 400 सदस्य थे 84 में, और हमारे 2 थे। हम 2 से 282 हो गए, और कांग्रेस 400 से 40 क्यों हो गई? उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, तभी कुछ समझ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो उसी दिशा में और नीचे जा रहे हैं, जनता से कट रहे हैं। उस लिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं, और उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक कह लीजिए, उनको आइडियोलॉग कह लीजिए, सैम पित्रोदा का, कुछ लोग उनको राहुल गांधी का गुरु भी कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई दुनिया कह रही है कि आपने बालाकोट में जो दावा किया वैसा कुछ नहीं हुआ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, इस नाते मेरी साख गिरती है तो सरकार मुझे जवाब दे। बताइए क्या किया? दुनिया, पहले तो बालाकोट में हमला हुआ, ये किसने बताया? भारत ने या पाकिस्तान ने? तो पाकिस्तान ने बताया पहला ट्वीट करके कि भाई हमारे एक ठिकाने पर भारत के 12 विमान आए और उन्होंने बम फेंके और हमला करके वो गए। फिर भारतीय वायुसेना ने ये कहा कि हमारे सारे बम जगह पर लगे, और फिर सैटेलाइट से पिक्चर आए कि भाई कैसे प्रिसीजन बॉम्बिंग होता है, इजराइल की इस बॉम्ब की विशेषता क्या है, और अंदर जाके कितना विनाश करते हैं, ये सब दिखाया। वहाँ कोई बचा नहीं। अनेक चैनल्स ने वहाँ के लोगों के इंटरव्यू ले। आज भी पाकिस्तान फॉरेन मीडिया को या वहाँ के मीडिया को भी वहाँ जाने क्यों नहीं दे रही है? वो इसीलिए नहीं दे रही है क्योंकि कितनी ध्वंस हुआ और कितने शव निकाले गए, ये तो उन्हीं को मालूम है, और वो बताना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान छुपाएगी, ठीक है, लेकिन भारत के लोग भी उस पर संदेह करें तो हद हो गई। सारी दुनिया ने लोहा भारत का मान चुका, पूरा दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी रही। एक भी देश ने ऐसा नहीं कहा कि आपने 12 विमान क्यों भेजे। पाकिस्तान में गए, पीओके में नहीं गए थे, पाकिस्तान में गए और हमला किया, क्योंकि वो आतंकवाद के खिलाफ हमला था, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं था। तो पाकिस्तान के यहाँ अगर 2004 में उन्होंने वचन दिया था अटल जी को कि हमारे धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं हम होने देंगे, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो भारत ने एक्शन किया और वहां जाके ध्वस्त किया।
भारत के खिलाफ जो आतंक की बड़ी साजिश चल रही थी उसको ध्वस्त नष्ट कर दिया। ये काम करके दिखाया, इसीलिए देश को गौरव है, दुनिया को गौरव है। लेकिन कांग्रेस है कि जो मान, अरे भाई आप भी शामिल हो जाओ, थोड़ा क्रेडिट आपको भी, लेकिन वो लेते नहीं। अब जीएसटी के बारे में इनका क्या है प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन। जीएसटी में उनके 6 मंत्री बैठते हैं, वित्त मंत्री, 6 राज्यों में सत्ता में। तो जीएसटी का कानून सबकी राय से बना, नियम सबकी राय से बने, जीएसटी के रेट सबके नियम से तय होते हैं, सबके सहमति से तय होते हैं। वो वहां हाँ भरते हैं, हॉल में हाँ भरते हैं, बाहर आके उसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। तो ऐसा दोगलापन ये लोग नहीं सहन करेंगे, ये उनको समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले हमसे कहते हैं प्राइवेट में भी कि हमारे नेता कोई नहीं समझ रहा है तो हम क्या करेंगे। अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक परिवार के बाहर किसी को करेंगे तो 10,000 लोग भी कहाँ इकट्ठा होंगे, तो नहीं होंगे। इसलिए ये उनको ढोना भी पड़ता है। कभी अच्छा हुआ तो अच्छा चलता है, नहीं है तो नहीं है। तो ये अब स्थिति है। लोग बोल रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग कुछ है, कुछ लोग अभी हमारे पार्टी में आए हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप देखोगे लगभग बहुत सारे और लोग आएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। प्रकाश जी, आपकी पार्टी पर इल्जाम ये लगा, इसी से भी मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर ही बात कर रहा हूं, आपसे जिस भी आदमी ने सवाल पूछा आपने उसको एक तरीके से एंटी नेशनल कह दिया, आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के नेताओं ने। अब सैम पित्रोदा, फारूक अब्दुल्ला, दिग्विजय सिंह, ये बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपके साथ भी कभी ना कभी किसी सदन में रहे हैं। इन लोगों को एंटी नेशनल कहना क्या उचित नहीं, हमने कभी एंटी नेशनल नहीं कहा। हमने कहा आशंका आपके मन में कुछ है तो भारतीय सेना है, भारतीय रक्षा मंत्रालय है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो मिलेगी। सभी पार्टियों को दी गई, पूरे ऑपरेशन के डिटेल्स बताए गए। लेकिन अब बम कैसे लोड होता है, कैसे फेंका जाता है, कैसे हमने गुप्त जानकारी, खुफिया जानकारी कैसे हासिल की, वहाँ कौन हमारे थे और किसने हमें ये सारी जानकारी दी, कौन कौन मौजूद है, कौन कैसे भारत के विरोध का एजेंडा है और कैसी ये स्पेशल कैंप फॉर एंटी इंडिया ऑपरेशन किया है, ये किसने दिया, ये थोड़ी जानकारी किसी को देते हैं। अरे देश पर, सेना पर तो भरोसा करो, वायुसेना पर तो भरोसा करो। उन्होंने अगर कहा कि हमारे बम निशाने पर लगे और हमने लक्ष्य हासिल किया है, जो हमारा उद्देश्य था वो हमने हासिल किया है, तो इस पर भी जो विश्वास नहीं रखते लोग कुछ कहते हैं। हमने किसी को कोई सर्टिफिकेट उल्टा या सीधा नहीं दिया। हमने ये कहा कि जनता से कटो मत, देश के मूड के साथ आप चलो। आपका भी श्रेय है, क्योंकि देश के सभी लोगों का ये श्रेय है। अच्छा, उनका भी ये कहना है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक बार प्रधानमंत्री सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाते और बताते, प्रधानमंत्री ने नहीं किया? नहीं, बैठा ऐसा है, उसकी एक तरीका होता है कि सभापति और बुलाते हैं, और सरकार ने भी बुलाई बैठक, और सभी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 2 बार बैठकें हुई और सभी को जानकारी दी गई थी और इसमें खुली चर्चा हुई। तो किसी के मन में आशंका रहने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल आपके बीच में से? जी जी, सर को दे दीजिए पहले, वो ग्रीन जैकेट। नमस्ते सर, मेरा नाम कुमार राम कृष्णा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाते हैं हम सर। जी सर 1914 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक आंदोलन में आते थे जी, और उस समय के MHRD मिनिस्टर का बड़ी आलोचना किया करते थे, हम लोग बड़ी खुश होते थे। इवन कांग्रेसी शिक्षक भी खुश होते थे, जो उस समय सरकार की नीति थी, ना तो प्रमोशन ना तो अपॉइंटमेंट। आप 5 साल रहे सर, एक टीचर का ही प्रमोशन नहीं हुआ, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई सर। मैं आपका तारीफ कैसे करूं सर? बताओ। पहला चीज सर। दूसरा चीज सर, इवन तो PVC का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में VC का अपॉइंटमेंट रुका हुआ है, वो अलग चीजें हैं सर। दूसरा चीज सर, 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर की समस्या सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है सर, स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्यों? कि वहाँ सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ जिस तरीके का जातिवाद है, जिस तरीके का करप्शन है, उसको रोकने का एकमात्र तरीका था कि आप सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते, और एक जगह अगर अपॉइंटमेंट होती तो न 13 पॉइंट की जरूरत थी न 200 पॉइंट की जरूरत थी। आपका 5 साल उसमें निकल गया सर, आपने उस पर भी कुछ नहीं किया। हम लोग भी सर प्रमोशन के इंतजार में रह गए और अपॉइंटमेंट के इंतजार में रह गए। ऐसा है, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया।
पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर में भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की भूमिका एकदम स्पष्ट थी। जो 200 पॉइंट रोस्टर चल रहा था वही करेक्ट है। उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को न्याय मिलता है और आरक्षण की पूरी सीटें भरती है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उल्टा निर्णय दिया। एक कोई प्राइवेट व्यक्ति गया था तो उनके पक्ष में निर्णय देते हुए ये बदल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया तो हम उसके खिलाफ एसएलपी किया, सारी स्थिति बताई, फिर रिव्यू पिटीशन किया। जब नहीं हुआ तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी और इसलिए हमने तुरंत ऑर्डिनेंस निकाल के ये सामाजिक न्याय स्थापित किया। और उसके साथ साथ और भी एक निकाला कि आर्थिक यानी सवर्णों को भी, एक गरीब जो लोग होते हैं उसमें जिनको आरक्षण नहीं मिलता, ऐसे सभी वर्गों के गरीबों के लिए भी 10% कोटा ईबीसी के बैकग्राउंड पर दे दिया, आर्थिक आधार पर दे दिया। ये भारत के संविधान का पहली दफा इस तरह का आरक्षण आया है, तो ये भी हमने करके दिखाया। तो तीसरी बात हमने की है, उसके लिए 25% सीटें बढ़ाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बढ़ेगी और 25% इसी साल से बढ़ रही है और उसके लिए जो भी पैसा है वो भी मुहैया कराया है। अब जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, मैं आज आप मुझे मिलने आओ, क्योंकि ये प्रसंग एक एक यूनिवर्सिटी में क्या चला है ये बताने का नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पिछले एक साल को हमने ही रोकी थी जब ये विवाद चल रहा था रोस्टर का, क्योंकि सबकी मांग थी, देश की मांग थी, संसद की मांग थी। लेकिन उसके पहले भी नियुक्तियां हुई और जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया हमने दूसरे ही दिन आदेश जारी किया कि सब जगह पूरी भर्ती जोर से शुरू करे और सभी इस नियम के अनुसार करे। यह हमने तुरंत काम शुरू किया है। दिल्ली में कोर्ट में भी मसला गया, कोर्ट ने भी मॉनिटरिंग शुरू किया। दिल्ली में मोस्ट अनफॉर्चुनेट है कि लगभग 8-9 हज़ार टेम्पररी प्राध्यापक ये गए थे, टेम्पररी प्राध्यापक रहे हैं एडहॉक, और एडहॉक की समस्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है। बाकी 900 विश्वविद्यालय देश में है, वहाँ ऐसी कहीं समस्या नहीं है। दिल्ली को जिस तरह से पैम्पर करके और विचित्र रखा था, हम उसको ठीक कर रहे हैं। ये बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि एक साल के अंदर आप देखोगे कि सारी की सारी भर्तियां परमानेंट हो जाएगी और उसके साथ प्रमोशन भी होंगे, क्योंकि ये बीच में एक रुकावट आई रोस्टर की और वो निर्णय कोर्ट का वो बदल दिया है और इसलिए अब कोई मुद्दा रहा नहीं, बचा नहीं। अच्छा मंत्री जी, सामने इसलिए मैं आपको कोई भी सवाल पूछने से रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर टॉपिक के इर्द गिर्द आपके सवाल हो तो बेटर है, पूछिए। जी, मैं आपका ध्यान क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना मुश्किल होता था और जॉब लेना आसान था। अब ये उल्टा हो गया है, डिग्री लेना आसान है, जॉब लेना मुश्किल है। और हमारे लाखों बच्चे यूएसए में जाते हैं, जितने खर्चे पे वहाँ जाते हैं उसी खर्चे से हर साल हम आईआईटी और एम्स और इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। तो क्यों ना क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे तो ऐसा लगा, आपने देखा होगा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की रोज की चिंता एजुकेशन है। 30 करोड़ छात्र है, 1 करोड़ शिक्षक प्राध्यापक है, 50 करोड़ एक्टिव पेरेंट्स है, 20 करोड़ एक्टिव ग्रैंड पेरेंट्स है, मैं भी हूं। तो ये सब 100 करोड़ लोग देश में शिक्षा से सीधे जुड़े हैं। रोज शिक्षा की उनके घर में चर्चा होती है, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनता। मुझे तो उस दिन अच्छा लगेगा जिस दिन शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर लोग वोट करेंगे, वो सबसे अच्छा दिन होगा। यही भारत की मैच्योर लोकतंत्र का एक सही मुकाम होगा और मुझे विश्वास है आने वाले 1-2 चुनाव में ये आएगा। और हमारा सारा प्रयास पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आउटकम बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट ऑल लेवल्स, इसके इतने प्रयोग किए, इतनी सफलता हासिल की है। लेकिन शिक्षा में सफलता जैसे लाइट लगा आज तो बटन दबा और लाइट लगा, ऐसा नहीं होता। उसको मैच्योर होने को भी 5-7 साल लगते हैं, इसीलिए तो दूसरी टर्म मांग रहे हैं। अच्छा सर, आपकी सरकार ने कई अभियान चलाए। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, मेक इन इंडिया अभियान चलाया, स्टैंड अप अभियान चलाया, आते आते चौकीदार अभियान क्यों चला दिया? लोगों ने चलाया। जब इन्होंने, क्या है, कांग्रेस की मानसिकता देखो, वो गरीब का अपमान करते हैं।
मणिशंकर अय्यर ने पिछले चुनाव में कहा कि चाय वाला वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अरे उसको ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक चाय का स्टॉल खोलने की परमिशन देंगे, ये बोला था। गरीब के लिए कांग्रेस की ये सोच है। फिर उन्होंने बीच में पकोड़े वाले का, रोजगार की जब चर्चा हुई तो पकोड़े का विषय निकला, तो पकोड़े वाले का भी ऐसा उपहास किया, इस तरह से मजाक उड़ाई कि उसको वो सही नहीं मानते हैं। और अब चौकीदार, यानी चौकीदार हो, पकोड़े वाला हो, चाय वाला हो, जो भी गरीब है उसका अपमान करना ये कांग्रेस का स्वभाव है। कौन है चौकीदार, कौन है चाय वाला, कौन है पकोड़े वाला? अपनी मेहनत से अपनी जीवन का यापन करता है और अपने मेहनत से स्वाभिमान से जीता है। लेकिन कांग्रेस वाले को जीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको जीने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत का पैसा उनको मिलता है, इसलिए वो ऐसे मजाक उड़ाते हैं। और देश ने इसलिए विरोध किया और एक अभियान तैयार हुआ, मैं भी चौकीदार हूं, देश के प्रगति का मैं भी छोटा भागीदार हूं, मैं भी एक चौकीदार हूं। ये जो शुरू हुआ वो इसलिए शुरू। प्रधानमंत्री, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या धमका रहे हैं क्या विपक्ष को? उन्होंने आज कहा चौकीदार हूं, गिन गिन के चुन चुन के हिसाब लूंगा, सबका हिसाब होगा। चौकीदार का काम है चोरों को भगाना और भागे हुए चोरों को लाना, और करेंगे दोनों। आपने देखा आज क्या क्या हो रहा है। मिशेल आ गया, तलवार आ गए, सक्सेना आ गया, सेनेगल में वो एक स्कैम के आरोपी वो पकड़े गए, नीरव मोदी आज जेल में है, प्रत्यार्पण मल्ल्या का हो गया है, अब उसको केवल वापस आना है, उसका अपील खत्म हो जाएगा और वो भी आएगा। सभी गुनहगारों को जिन्होंने देश को लूटा उनको लाएंगे, और जो देश में है लुटेरे उनको भी भगाएंगे। ये भगाएंगे यानी बाहर नहीं, जेल में डालेंगे, ये हम करने वाले हैं, ये निश्चित हो। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों लग गई आपको जागने के लिए? देखो 4 कानून बदलने पड़े। कांग्रेस ने बेनामी प्रॉपर्टी कानून 20 साल पहले किया, लेकिन उसका कभी नियम ही नहीं बनाया, उसको लागू ही नहीं किया, केवल दिखावे के लिए एक कानून बनाया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। हमने उसके नियम बनाए, सर्वसम्मति से पास हो गया, आज अमल शुरू हो गया। आज जो नीरव मोदी या मल्ल्या की सारी संपत्ति विदेशों में भी जब्त हो रही है, वो क्यों? क्योंकि हमने एक कानून तैयार किया, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स लॉज, और वो बाकी दुनिया के सारे कोर्टों ने भी मान लिया, इसीलिए तो प्रत्यार्पण हो रहा है, इसीलिए तो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी वहाँ हो रही है। तो ये जो सब बदलाव आया उसके लिए कानून बनाने पड़े, उसके लिए 2-3 साल लगे, उसमें भी राज्यसभा में ये चलने नहीं देते थे, फिर भी हमने किया और उस पर सख्ती से कार्रवाई की। पहले तो उनका दाना पानी बंद किया, पहले तो उन पर सख्त कार्रवाई यहाँ शुरू की। कांग्रेस के राज में वो भागे नहीं, उसका सीधा कारण है कांग्रेस में ही उनको प्रश्रय मिलता था, कांग्रेस के जमाने में उनको संरक्षण मिलता था, और कांग्रेस उनको कर्जा भी देती थी और संरक्षण भी देती थी। हमने कर्जा भी रोका और संरक्षण भी निकाला, तब वो भाग गए, लेकिन वापस ला रहे। अच्छा सर, ये बता दें एक बार कि इस चुनाव में अब मुख्य मुद्दा या सेंट्रल थीम क्या बनती जा रही है? जब छापे पड़ रहे थे, जब विजय माल्या के एक्सट्रेडिशन की वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी कार्रवाई करी, तो लग रहा था भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा बनने जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो हुआ वो हुआ, अब लगा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को कैसे नोट दे के लुभाया जाए वो मुद्दा बन जाए। आपने साल के 6,000 रुपये किसानों को देने की बात की, राहुल गांधी ने 6,000 रुपये महीने में, हर महीने एक परिवार को 6,000 रुपये देने की बात कर दी है। ऐसा है, पहले तो 6,000 की बात 1 मिनट में कहूँ, जिसको सत्ता में आना ही नहीं है वो 60,000 रुपये गए, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब थोड़ा ही है। हमने 3 करोड़ किसानों के 12 करोड़ को देना है, लेकिन राज्यों से वेरीफाई होकर सूची आने में कांग्रेस वालों ने सहयोग नहीं दिया। फिर भी 3 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये पहली किस्त गई, दूसरी किस्त अप्रैल में जाएगी। और ये हमारा किसान वेलफेयर प्रोग्राम चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं, 10 साल कंटिन्यूअस चलने वाला कार्यक्रम है। इनपुट की मदद है, और इसके लिए ये एक एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है। दूसरा, कांग्रेस ने जहां आपने मुद्दा क्या है? मुद्दा है लोग पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शन। यानी कॉरपोरेशन का चुनाव है तो अलग विचार करते हैं, विधानसभा का है तो अलग विचार करते हैं, लोकसभा का है तो अलग विचार करते हैं। अब का देश में एक ही मुख्य सवाल है कि देश को आगे लेकर कौन जाएगा, कौन देश का विकास करेगा, कौन देश की तरक्की करेगा,
और 5 साल के रिकॉर्ड के बाद आज लोगों को पता है और लोगों का एक ही उत्तर है कि मोदी मोदी मोदी, इससे यही देश की तरक्की करेगा। कौन सामने नेता है? एक तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी कोई है नहीं भाई, वो कांग्रेस वाले भी नहीं कहते, आप क्यों कह रहे हो? कांग्रेस वाले भी नहीं कहते, किसी को विश्वास नहीं। एक अच्छा हुआ, एक चैनल ने जाके मुंबई के सारी महिलाएं खड़ी थी, उनको पूछा उन्होंने, और मैंने खुद सुना है इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने पूछा कि भाई मोदी जी की सरकार आई है, आपकी सारी मांगे पूरी हुई क्या? बोली नहीं, सभी मांगे नहीं पूरी हुई। क्या बचा? उन्होंने कहा 1-2 मांगे कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है बोले, तो फिर इस बार आपकी मांगे मान्य नहीं हुई तो आप किसको वोट देंगे? नहीं, बोले वोट तो हम मोदी को ही देंगे। क्यों? बोले भाई दूसरे का सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज देश हंस रहा है, कल दुनिया हंसेगी। ये मुंबई के महिलाओं ने उत्तर दिया टीवी पर। मैं टीवी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड। लेकिन सर, इन्हीं राहुल गांधी की अध्यक्षता में आप अभी 3 चुनाव हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के। चले, आप उसकी वजह आप बता सकते हैं, उस पर बहुत विश्लेषण हो जाएगा, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन वहां क्या किया था उन्होंने कहा था कि हम, मेरी सरकार आएगी 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर दूंगा और MSP बढ़ा करके दूंगा। वो कहते हैं मैंने किया, लोगों ने अब किया या नहीं किया वो भी छोड़ दें, लोगों ने यकीन करके कम से कम वोट तो दे दिया। 1 मिनट, अब वो कह रहे हैं 6,000 रुपया महीना दूंगा। अभी तीनों राज्यों में ये बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक और पंजाब में भी आया। जैसे तेजाब का गाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे बोले वो, वैसे बोले 10 और 10 दिन में कर्जा माफ। पंजाब में 2 साल हुए, 90,000 करोड़ का कर्जा है, केवल 5,500 करोड़ दिए हैं। राजस्थान में 100 दिन हो गए, अभी एक भी पैसा राष्ट्रीयकृत या शेड्यूल बैंक का कर्जे का नहीं दिया है, केवल 3,000 करोड़ रुपए दिए हैं। वहां 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस तरह से कर्नाटक में, तो ये बोलने की बात अलग है और करने की अलग है, ये लोगों को पता चला, इसलिए लोग ज्यादा ही जागरूक हो गए। देखो, राष्ट्रीयकरण क्यों किया था बैंकों का? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, मैं भी राष्ट्रीयकृत बैंक में नौकरी करता था, तब ये नारा था कि गरीब के लिए अब बैंकों के दरवाजे खुल गए हैं। 45 साल हुए, लेकिन 35 करोड़ लोगों के अकाउंट नहीं खोले थे। 45 साल जो नहीं हुआ, वो हमने 45 महीने में करके दिखाया और 35 करोड़ लोगों के खाते खोले। ये कमाई है, ये काम है, और इसलिए बैंकिंग उनके दरवाजे तक पहुंचाया। ये इस तरह से काम किए, इसलिए लोग मोदी जी में विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का कि भाई पहली भारत की सरकार है कि 5 साल होने के बाद भी एक भी मंत्री पर या सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। यही तो इस सरकार की सबसे बड़ी कमाई है। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी मुंदड़ा कैंड और बाकी सब हुए स्कैम, तो वो सामने आ गए थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए लोग, अच्छा कौन है, अच्छा सरकार कौन देगा, इफेक्टिव सरकार कौन देगा, सुरक्षा कौन देगा, और आज भारत को यकीन हो गया बालाकोट के बाद और कल के शक्ति के बाद भी कि देश सुरक्षित हाथों में है। और इसलिए जहां भी हम जाते, लोग कहते फिर एक बार मोदी सरकार। ये सब जगह यही नारा है। उनको अब मुझे किसी ने पूछा कि अगले चुनाव में फिर क्या नारा दोगे, मैंने कहा बार बार मोदी। अब ऐसा है, वो केजरीवाल जी इसलिए शायद कह रहे हैं आपकी बात से डर करके कि इस बार अगर मोदी जी आ गए तो देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। अब तो कमाल हो गया, 2014 में हम सरकार में आए और 2019 में चुनाव हो रहा है। चुनाव 5 साल के बाद इस देश में होते रहे। किसने चुनाव टाले थे? 76 में कांग्रेस ने। 71 में चुनाव हुआ था, 76 में होना ड्यू था। हम इमरजेंसी उन्होंने थोपी और सारे संविधान की धाराएं समाप्त कर दी और चुनाव 76 में नहीं हुआ। तो ये काम कांग्रेस का है, हमारा नहीं है। हम तो हर 5 साल में चुनाव करेंगे, हर 5 साल में लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे। हाँ, इनके लिए एक, मुझे कांग्रेस के दूसरे पार्टी के विपक्षी दल के नेता है, उन्होंने मुझे पिछली बार चुनाव के बाद तुरंत कहा था, आपने हमें कम से कम 15 साल के वनवास में, 14 साल के वनवास में तो भेज ही दिया है। ये उन्होंने कहा, किसी किसी को सच बोलने का ये होता है। कांग्रेस के नेता ने आपको बोला कि 15 साल के लिए वनवास हमारा हो गया।
सर एक शब्द जो है, इसमें मैं अपनी गलती मान लेता हूँ यानी मीडिया की, कि हम बड़ी आसानी से किसी के कदम को गेम चेंजर कह देते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह देते हैं कि इस विषय ने जो है अब चुनाव पलट के रख दिया, अपने सर पे खड़ा कर दिया है। कोई मास्टर स्ट्रोक है इस चुनाव में किसी का, आपकी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक? मुझे लगता है किया हुआ काम, सोना जो होता है उसको अलग से इश्तेहार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद स्वयं चमकता है। जिसका नहीं है उसको इश्तेहार देना पड़ता है और वो फिर प्रॉब्लम होता है। ये हमने देखा है और इसलिए हमने अच्छा काम किया है, उसी काम के आधार पर विकास के वादे के साथ, आगे बढ़ने के वादे के साथ और गरीब जनता का एम्पावरमेंट करके देश का देखो 11वां नंबर था अर्थव्यवस्था में दुनिया के, आज 6ठा नंबर हो गया, उसको 4थे स्थान पर ले जाते हैं। तब देश की गरीबी नष्ट करने, समाप्त करने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन सरकार के पास आते हैं और उससे देश की तरक्की होती है। हम समृद्धि बांटते हैं, वो गरीबी बांटने में विश्वास करते हैं। यह हम दोनों विचारधाराओं में फर्क है और इसी का लोग स्वीकार करेंगे। और जैसे मैंने कहा, तरक्की कौन करेगा, सुरक्षित कौन करेगा, अच्छा ईमानदार नेतृत्व कौन देगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उनका कहना है, विपक्ष ये कह रहा है कि आप जमीनी हकीकत नहीं पहचान रहे हैं, आप अंडर करंट नहीं पढ़ रहे हैं। नौकरियां आपके राज्य में नहीं बढ़ी, नौकरियां घट गई, 45 साल में सबसे कम नौकरी, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। मैं सिर्फ जो वो आंकड़े पेश करते हैं, कुछ अखबारों में छपते हैं, वो कह रहा हूं। वर्कफोर्स आपने घटा दी है, इस सब के बावजूद भी इतना आत्मविश्वास कैसे? आपने स्मॉल सेक्टर खत्म कर दिया जीएसटी से, नोटबंदी से। ये सच नहीं है। स्मॉल सेक्टर कितना बढ़ा, रोजगार भी कैसे बढ़ा? अरे भाई, अगर सचमुच में सबसे बड़ी बेरोजगारी होती तो देश में कितनी अशांति होती। साउथ अफ्रीका में देखा, ब्राजील में देखा, वेनेजुएला में देखा, सब जगह दुनिया में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर जाती है तो देश कैसे होता है। लेकिन यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि काम है, यहाँ प्रॉब्लम एक ही था और जो हम रिपेयर कर रहे हैं कि जिसको रोजगार मिला उस रोजगार का मैपिंग होने की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको पता है दिल्ली शहर में आज लगभग 50 लाख परिवार है, लेकिन 50 लाख परिवार में एनएसएसओ का डाटा 1000 परिवार में भी नहीं जाते हैं और उसके वो मापन करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। अब इसकी तरीका बदल के हर एक नौकरी, अगर एक वर्ष में 70 लाख से ज़्यादा ईपीएफओ अकाउंट पिछले एक साल में खुले हैं तो नई नौकरियां लगे बिना थोड़ा ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलता है। कोई भी जाके नहीं खोल सकता कि मेरा प्रोविडेंट फंड खोलो, नहीं खोल सकता। तो इसलिए ये नौकरियां लगती है, उसी का ये परिणाम है। आज मैं उस सारे चर्चा में नहीं जाऊंगा। एक कहूंगा कि देश की तरक्की, कांग्रेस ने देश को विनाशकारी अर्थनीति दी, कांग्रेस ने किसान को ये किसान की आत्महत्या ये कांग्रेस की देन है। और बेरोजगारी, मेरा पॉलिटिकल जीवन भी बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करके शुरू हुआ। हमने बहुत देश भर में आंदोलन किए क्योंकि बेरोजगारी का मूल भारत की एक कुंठित अर्थव्यवस्था थी। आज वो अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी है, तब सारे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, रोजगार का भी होता है और ये मैपिंग भी ठीक होगा और सही आंकड़े आपको हर महीने के आते जाएंगे जैसे अमेरिका में है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने, आपने कहा देश को तबाह कर दिया, कांग्रेस पार्टी को कभी देश की कमान नहीं मिलनी चाहिए, तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, केसीआर बन जाए, चंद्रबाबू नायडू बन जाए, मायावती बन जाए, वो चलेंगे? ऐसा है, दिन में ख्वाब देखने को लोकतंत्र में पाबंदी नहीं है, वो देख सकते हैं। उनका आनंद 23 तारीख को खत्म होगा, 23 मई को, तो 40 दिन अभी बचे हैं या 2 महीने बचे हैं, तो मैं उनका आनंद अभी क्यों छीन लूं? लेट देम एंजॉय। सर ऐसे लोग प्रधानमंत्री बने हैं ना, लेकिन देश के अंदर गुजराल साहब बने हैं। ऐसा ही न होने के लिए लोग मोदी जी को दे रहे वोट। लोग पूर्ण बहुमत से सरकार क्यों बना रहे हैं, उनको फायदा समझ में आया। क्या हुआ गुजराल के समय, क्या हुआ वीपी से, क्या हुआ चंद्रशेखर जी के समय, चरण सिंह के समय, देवेगौड़ा के समय, चारों सरकारें कांग्रेस के सपोर्ट से रही और एक एक साल में कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ किया और देश में अस्थिरता रही और देश में एक तरह से अनार्की हो गई। इससे बचने के लिए ही पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार और एनडीए की मजबूत सरकार आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। नहीं आई तो क्या आपके समर्थन से कोई सरकार बन सकती है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। हमारे जनता भी हमारे साथ है, लोग विकास चाहते हैं
और लोग हमें ही मोदी जी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए सरकार आएगी, पिछले बार से भी थोड़ी ज़्यादा सीटें आएगी और उसको लेकर हम एक अच्छी सरकार देंगे। सर कैसे आएगी ये सवाल मैं तो जो मेहमान आता है राजनीति का उससे पूछता हूँ, कैसे आएंगी 282 से ज्यादा? ये बात समझाइए, थोड़ा गणित तो हमको समझाइए। हर जगह 100 में से 100 नंबर मिल गया जब आपको 2014 में। क्यों मिलना गुना थोड़ा ही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 100% होता ही है। नहीं सर, लेकिन 100 में से 110 तो नहीं मिलता। 100 में से 110 तो नहीं मिल सकता। नहीं तो हमें 100 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम ये बताते हैं पहले तो कहाँ बढ़ेगा। बीजेपी का बेस जहां पहले कम मिले थे ओडिशा में, हमें 1 MP था, इस बार देखो 15 नहीं आएंगे, तो हम आपसे बताएंगे कि ऐसा नहीं क्यों हुआ, लेकिन होगा तो वह बढ़ रहे। फिर हमारा तमिलनाडु में नया अलायंस हुआ है, हमारा 1 ही MP था, वो भी बढ़ रहे हैं। फिर बंगाल में जहां हमारे 2 ही MP थे, वहां हमारे 12 से 22 तक कुछ भी MPs आएंगे, यह आज सब मान रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां हमारे 8 ही MP थे, वहां हम 22 MP जीत रहे हैं। ये सब जगह केरला में भी खाता खोलेंगे, तो जहां हमें नहीं मिला था वहां पाएंगे। और अभी अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारी सरकार नहीं बनी, आधा % का ही अंतर रहा, लेकिन नहीं बनी, वहां भी हम पुराने रिकॉर्ड को कायम करते हुए सारी सीटें जीतेंगे, ये मुझे पूरा मैं तो आपको बात बताता हूँ शरद पवार की, आपके स्टेट से आते हैं और उनका भी नाम चल रहा है कि अगर दाव लग गया तो वो भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात तय है, बीजेपी की 80 सीट कम से कम होंगी, 40 सीट आप यूपी में खोएंगे कम से कम, और 40 सीटें उन राज्यों में जहां आप कांग्रेस पार्टी के साथ सीधे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के अंदर हैं। तो आ गए आप सीधे 200 के ऊपर, बना लीजिए मोदी जी को प्रधानमंत्री। मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि ये क्लब 200 बोलते हैं जिसको, ये ऐसी हवा तो 2014 में भी थी। बताओ कहाँ आएंगे, बताओ कहाँ आएंगे, आ गए 282 हो गए, इस बार भी 300 के पार, ये आप समझ लीजिए। एक आखिरी सवाल ऑडियंस में दीजिए, वानखेड़े जी को दीजिए। ये आपके स्टेट के हैं इसीलिए ये प्रिविलेज इनको। नहीं, ये मध्य प्रदेश के भी है। प्रकाश जी, मेरा सवाल फिर एयर स्ट्राइक को लेके है। जब एयर स्ट्राइक हुई तो शायद ही देश का कोई ऐसा विपक्ष था जो सरकार के साथ खड़ा नहीं था। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबने बधाई दी। कंट्रोवर्सी तब से चालू हो गई जब आपके स्पोक्स पर्सन ने पहला ट्वीट करके बोला 400 लोग मारे गए। उसके बाद एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा 350। आपके अध्यक्ष ने कहा 200 लोग मारे गए। उसके बाद कलकत्ता में एक आपका मंत्री बोलता है कैबिनेट, हमने तो लोग मारने गए नहीं थे, हमने तो हुल देने गए थे। उसके बाद एयरफोर्स ने क्लियर किया कि हमने टारगेट अचीव किया, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। ये कंट्रोवर्सी तब हुई जब लाशें गिनने का नंबर मार्केट में बीजेपी की तरफ से आया। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं। क्या लाशों का नंबर देना ये जरूरी था? लाशों का नंबर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है वो आतंकवादी संगठन अजहर मसूद का भाई ही बता रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कभी लाशों का नंबर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ है वो आतंकवादी संगठन अजहर मसूद का भाई ही बता रहा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कभी भी नंबर नहीं दिया। और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने और कुछ पार्टियों ने दूसरे दिन ही विरोध शुरू किया। वो नंबर देने का कोई मुद्दा नहीं है, उसके पहले ही उन्होंने किया कि इसके सबूत क्या है। उन्होंने दूसरे दिन ही विरोध शुरू किया। वो नंबर देने का कोई मुद्दा नहीं है, उसके पहले ही उन्होंने किया कि इसके सबूत क्या है। आंकड़ों का नहीं, वहां स्ट्राइक हुआ, इसका सबूत क्या है, वहां क्या हुआ, ये इसके सबूत क्या है। और आगे जाके तो सभी प्रकार के सवाल उठाए। अब तो सैम पिट्रोडा भी पूछ रहा है, तो कांग्रेस की ये एटीट्यूड हुआ, इसका सबूत क्या है, वहां क्या हुआ, ये इसके सबूत क्या है। और आगे जाके तो सभी प्रकार के सवाल उठाए। अब तो सैम पिट्रोडा भी पूछ रहा है, तो कांग्रेस की ये एटीट्यूड हमारे कारण नहीं, उनके मानसिक दौर्बल्य के कारण है। हम इनको सहभागी करना चाहते थे कि देश ने विजय पाया है, आप भी उसके सहभागी हो, लेकिन वो लेना नहीं चाहते, वो अलग थलग हो गए। और पाकिस्तान में उनके भाषण मानसिक दौर्बल्य के कारण है। हम इनको सहभागी करना चाहते थे कि देश ने विजय पाया है, आप भी उसके सहभागी हो, लेकिन वो लेना नहीं चाहते, वो अलग थलग हो गए।
और पाकिस्तान में उनके भाषण पॉपुलर हो गए, ये कारण है। सवाल बहुत